हेलो दोस्तों, सेक्शन रूट में आपका स्वागत है। आज है 27 फरवरी और आज आपका एसएससी जीडी का एग्जाम था जो कि सेकंड शिफ्ट का एग्जाम समाप्त हो गया। दोस्तों आज हम इस सत्र में 27 फरवरी सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे। ये सभी जो क्वेश्चन होंगे दोस्तों 100% रियल एवं ऑथेंटिक क्वेश्चन होंगे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको बताया जाता है ताकि नेक्स्ट आने वाले एग्जामों में आपको बेनिफिट देखने को मिलेगी। एक बात दोस्तों, यदि हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी तरह का सेशन प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जाम होते रहते हैं उसका एनालिसिस अपने चैनल के माध्यम से करवाता रहता हूँ। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे द्वारा जो भी सेशन आपको प्रोवाइड की जाए तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिलेगी। और इसका PDF भी टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दिया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की साक्षरता दर कितनी है। तो 2011 के अनुसार बिहार की जो साक्षरता दर है वह 63.8% था। तो 63.8% इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों जनगणना से संबंधित जो है प्रत्येक शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो जनगणना से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसे कवर करके जरूर जाइएगा। और देखा जाए तो मैंने तो है इसे ऑलरेडी पहले भी कवर करवा दिया था एक्स्ट्रा फैक्ट के रूप में। तो इसलिए कहते हैं जो भी आपको एक्स्ट्रा पॉइंट के रूप में दिया जाता है तो उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देख लेते हैं। जैसे बिहार की जो कुल साक्षरता दर है जो कि 63.8% था, वही देखें तो महिलाओं की जो साक्षरता दर था वह 51.5% है। और पुरुषों की जो साक्षरता दर है बिहार की वह 71.2% है। तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो 2011 के आंकड़ा के अनुसार जो है देश की कुल साक्षरता दर जो कि 74.4% है। नेक्स्ट पुरुषों की साक्षरता दर जो कि 82.1%, जबकि महिलाओं की औसत जो दर है वह 65.5% है। नेक्स्ट देखें तो शीर्ष सबसे जो साक्षर राज्य हैं 5 उन्हें भी देख लेते हैं। इनके शीर्ष जो है 5 साक्षर राज्यों में देखा जाए तो केरल सबसे ऊपर स्थान पर है। केरल में जो साक्षरता दर है वह 94% है। उसके बाद लक्षद्वीप जो कि 91.8%, तीसरे स्थान पर मिजोरम है जो कि 91.3%, उसके बाद गोवा 88.7%, उसके बाद कर्नाटक जो कि 75.4% है। तो इन्हें जो है क्रम के रूप में भी ध्यान में रखेगा। कई बार जो है क्रम भी देखने को आपको सजाने के लिए दे दिया जाता है, तो इसलिए इनका क्रम भी ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था किस अनुच्छेद में राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। तो जैसा कि दोस्तों राज्यपाल से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण अनुच्छेद थे लगभग आपको सभी कवर करवा दिए थे पीछे के सेशन में। तो इसलिए कहते हैं जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट आपको दिया जाता है उसे ध्यानपूर्वक जरूर देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे जो है क्वेश्चन राज्यपाल से संबंधित पूछ लिया गया है। तो चलिए इसे देख लेते हैं। तो राज्यपाल के जो शपथ के बारे में जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 159 में किया गया है। तो अनुच्छेद 59 इसका 159 जो है करेक्ट आंसर होता। वहीं देखें इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को। तो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का जो है उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनके द्वारा जो है अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ दिलाते हैं। यानी कि राज्यों का जो उच्च न्यायालय जो होते हैं उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश उनके द्वारा जो है अनुच्छेद 159 के तहत जो है राज्यपालों को शपथ दिलाते हैं। भाई देखें तो राज्यपाल के द्वारा जो है मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों की जो है शपथ दिलाते हैं। यानी कि जो राज्य के राज्यपाल होते हैं उनके द्वारा मुख्यमंत्री एवं अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाया जाता है। नेक्स्ट देखें तो भारत के राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश के द्वारा जो है शपथ दिलाई जाती है, जबकि राष्ट्रपति के द्वारा जो है प्रधानमंत्री एवं अन्य सदस्यों के जो मंत्री होते हैं उन्हें शपथ दिलाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। वहीं देखें तो राज्य लोक आयुक्त की नियुक्ति जो है मुख्यमंत्री के द्वारा जो उच्च न्यायालय और राज्य के मुख्य न्यायालय के न्यायाधीश के परामर्श के आधार पर की जाती है। तो इन फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। तो संविधान सभा की जो प्रथम बैठक किया गया था 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। तो 9 दिसंबर 1946 इसका करेक्ट आंसर होता। तो चलिए इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें। तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी, इस बैठक का जो है मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया था और पाकिस्तान की मांग पर विशेष बल दिया था। भाई देखिए जो पहली जो बैठक किया गया था संविधान सभा के उसमें जो है कुल 211 सदस्य मौजूद थे। यानी कि 211 सदस्यों ने भाग लिया था और इसमें जो है सबसे वरिष्ठ जो व्यक्ति थे वह सच्चिदानंद सिन्हा थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जिन्हें अस्थायी अध्यक्ष भी चुना गया था। पहले ही जो पहला जो
बैठक हुआ था संविधान सभा का, उसी में जो है सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट देखें तो इसके बाद जो है जो बैठक हुई थी उसमें जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुने जाते हैं एवं HC मुखर्जी और TT कृष्णाचार्य को उपाध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि उपाध्यक्ष जो है इन दोनों को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट देखें तो उद्देश्य का प्रस्ताव जो कि 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश किया जाता है। तो इन सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिताली राज किस खेल से संबंधित है? तो मिताली राज जो है क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर होता। वह देखें तो मिताली राज जो कि भारतीय टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं, इनके द्वारा जो है 12 मार्च 2021 को 10,000 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले देश की पहली और कुल मिलाकर दूसरी महिला क्रिकेटर बन गई हैं। तो इस फैक्ट को भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि जसप्रीत बुमराह जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो कि क्रिकेट से संबंधित है, तो क्रिकेट इसका करेक्ट आंसर होता। जैसा कि दोस्तों देखा जाए तो प्रत्येक चैप्टर में जो है खेल एवं खिलाड़ी से संबंधित जो है 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। तो जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाला एग्जाम है तो खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ियों को कवर करके जरूर जाइएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, डांडिया किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो डांडिया जो कि गुजरात का एक लोकप्रिय नृत्य है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर होता। डांडिया जो कि गुजरात का एक लोक नृत्य है, यह जो है नवरात्रि पर्व के दौरान किया जाता है और यही नृत्य जो कि राजस्थान के मलाबार क्षेत्रों के अंतर्गत भी किया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। तो गुजरात के अन्य प्रमुख नृत्य देखें तो डांडिया रास, गरबा, टिप्पणी, जुरिया और भभाई, ये सभी जो है गुजरात के प्रमुख नृत्यों में से एक है, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। कुछ अन्य प्रमुख राज्यों के भी प्रमुख नृत्यों के देखें तो हरियाणा के प्रमुख नृत्यों में देखा जाए तो फांग, झूमर, DF और धमाल, लूर, गुग्गा और खोर और गागोर, ये सभी जो है हरियाणा के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट राजस्थान के प्रमुख नृत्यों को देखें तो गनगौर, झूलन लीला और घूमर और झूमा, चक्री, सुसुनी, कालबेलिया, ये सभी जो है राजस्थान के प्रमुख नृत्य हैं। नेक्स्ट देखें महाराष्ट्र का, नकटा, लावनी, लेमीज, कोली, गाफा, ये सभी जो है महाराष्ट्र के नृत्य हैं। नेक्स्ट पश्चिम बंगाल, तो पश्चिम बंगाल में देखा जाए तो बंगाल लाठी, ढली और बाल, कीर्तन, महल, ये सभी पश्चिम बंगाल में किए जाते हैं। नेक्स्ट पंजाब में देखें तो गिद्धा, भांगड़ा, डफ, नैकल, ये सभी पंजाब के प्रमुख नृत्य हैं, तो इन सभी को भी ध्यान में रखेगा क्योंकि यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं प्रत्येक शिफ्ट में। तो जितने भी प्रमुख राज्य हैं, जो भी राज्य हैं, उनके जो प्रमुख नृत्य हैं उन्हें कवर करके जरूर जाइएगा। और राज्य एवं उनसे संबंधित जो नृत्य हैं उसका मैंने ऑलरेडी इमेज जो है टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड कर दिया था, तो वहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, रोलेट एक्ट के समय वाइसराय कौन थे? जब रोलेट एक्ट लाया गया था तो उसमें जो थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका कार्यकाल 1916 से लेकर 1921 तक रहा था। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है आपका करेक्ट आंसर होता। इनसे जुड़े कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में ही जो है समय में 1919 ईस्वी में रोलेट एक्ट पारित हुआ था और इन्हीं के समय में जो है 1916 में जो पूना महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। 1916 में ही लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, यानी कि 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार किए थे, जो कि इन्हीं के समय में हुआ था। नेक्स्ट इन्हीं के काल में जो है 1917 में शिक्षा पर सेंडलर आयोग का गठन किया गया था। सेंडलर आयोग का संबंध जो कि शिक्षा से है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो सेंडलर आयोग ध्यान में रखिएगा जो कि शिक्षा से संबंधित है, जो कि इसको 1917 में इन्हीं के काल में लाया गया था। नेक्स्ट देखें तो इन्हीं के समय में जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड नरसंहार जो कि अमृतसर में घटना घटी थी। नेक्स्ट खिलाफत आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन इन्हीं के समय में प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन एवं असहयोग आंदोलन जो महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, ये इन्हीं के समय में किया गया था। नेक्स्ट देखें तो तृतीय अफगान युद्ध जो कि इन्हीं के समय में की घटना है, तो इन सभी महत्वपूर्ण फैक्ट को ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
रण उत्सव जो है किस राज्य में मनाया जाता है? तो रण जो उत्सव है यह गुजरात में मनाया जाता है, तो गुजरात इसका करेक्ट आंसर होता। रण उत्सव जो है हर साल गुजरात के पर्यटन द्वारा जो है नवंबर के अंत में एवं नए साल में फरवरी के माह में मनाया जाता है। इसे जो है वाइट डेजर्ट फेस्टिवल भी कहा जाता है, यानी कि रण उत्सव को जो है वाइट डेजर्ट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। तो इसी तरह के अन्य राज्यों के प्रमुख उत्सवों को देखें तो महाराष्ट्र में देखा जाए तो गणपति उत्सव और गुड़ी पड़वा जो है यह महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश में देखा जाए तो लोकरंग उत्सव जो कि मध्य प्रदेश में मनाया जाता है। राजस्थान में जो है गणगौर और तीज जो पर्व है यह राजस्थान में मनाया जाता है, तो इन्हें भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, हरित क्रांति की शुरुआत जो है भारत में किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वह तीसरी पंचवर्षीय योजना के समय में किया गया था, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना इसका करेक्ट आंसर था। मैं देखा तो हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1965 ईस्वी के दौरान जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। तीसरी पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी 1961 से 66 तक थी। मैं देखा तो हरित क्रांति की शुरुआत जो कि खाद्य और कृषि मंत्री सुब्रमण्यम के नेतृत्व में किया गया था, यानी कि उस समय जो खाद्य एवं कृषि मंत्री थे सुब्रमण्यम थे, और उस समय जो पीएम थे वह लाल बहादुर शास्त्री जो कि 1965 के दशक में जो है समय में जो है लाल बहादुर शास्त्री जो कि प्रधानमंत्री थे भारत के। हरित क्रांति के जनक जो कि MS स्वामीनाथन को जानते हैं, जिनका निधन जो है पिछले साल यानी कि 2023 में हो गया था, तो इनका निधन भी पूछा जा चुका है, तो इनका निधन भी ध्यान में रखेगा कि हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन का जो निधन है 2023 में हो गया है। नेक्स्ट देखें तो हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जो है अमेरिकी के एक वैज्ञानिक थे, एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के में काम करने वाले एक व्यक्ति थे जो कि विलियम S गॉड, इन्हीं के द्वारा जो है हरित क्रांति का नामक शब्द दिया गया था, यानी कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग जो सर्वप्रथम विलियम S गॉड के द्वारा किया गया था। मैं देखें तो विश्व स्तर पर जो है हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जानते हैं। भारत में देखा जाए तो हरित क्रांति को जो बीजों का जो उत्पादन किया गया था उसका सबसे पहले जो प्रयोग जो है पंजाब, हरियाणा एवं उत्तरी प्रदेश के द्वारा इन सभी क्षेत्रों में जो है किया गया था, तो इन सभी फैक्ट को भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ई श्रम कार्ड कब शुरू किया गया था? तो ये जो श्रम कार्ड था इसकी शुरुआत 2020 में किया गया था, तो 2020 इसका करेक्ट आंसर होता। इसके तहत जो है श्रमिकों को सुरक्षा के लिए जो है 2 लाख रुपये जो है दुर्घटना बीमा दिया जाता है, तो इसे भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि राष्ट्रीय आय का निर्धारण कैसे की जाती है? तो राष्ट्रीय आय का निर्धारण करने का जो सूत्र होता है वह राष्ट्रीय आय बराबर देखा जाए तो उपभोग प्लस निवेश, देखा जाए तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के लिए किए गए कुल खर्च का योग जो है होता है। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे, इसी तरह का फार्मूला बेस में दिया गया था या फिर शब्दों के रूप में दिया गया था, वो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करता है। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, टेनिस में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो टेनिस में जो कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वह 2 या 4 होती है, तो 2 या 4 इसका करेक्ट आंसर होता है। भाई देखो टेनिस में एक समय में जो है 2 एकल या 4 युग्मक जो है खिलाड़ियाँ खेलती हैं, यानी एक पक्ष में देखा जाए तो 1 या 2 खिलाड़ी होंगे। तो आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। कुछ अन्य प्रमुख खेल एवं उनसे संबंधित खिलाड़ियों की संख्या को देख लेते हैं। मैंने इसे ऑलरेडी जो है पिछले सेशन में कवर करवा दिया था, तो यह भी रिवाइज हो जाएगा, आपको कवर करवा देता हूँ दोबारा। और जिनका भी नेक्स्ट डे में आने वाले एग्जाम है इसे कवर करके जरूर जाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। तो देखा जाए तो बेसबॉल में जो है कुल खिलाड़ियों की जो संख्या होती है एक पक्ष में वो 9 होती है। रग्बी फुटबॉल में 15। ये जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वह एक पक्ष का होता है, यदि टोटल पूछा जाए तो इसका डबल हो जाएगा, ये भी ध्यान में रखेगा। नेक्स्ट देखें तो पोलो में जो है 4 खिलाड़ी होती हैं और वाटर पोलो में 7 होती हैं। वाटर पोलो में 7 और खो खो में 9, कबड्डी में 7 और हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट इन सभी में जो है 11 खिलाड़ियाँ होती हैं। नेक्स्ट नेटबॉल में 7 और वॉलीबॉल में 6 और टेनिस या तो टेबल टेनिस इन दोनों में जो है 1 या 2 होते हैं। एक पक्ष की बात किया जा रहा है। नेक्स्ट देखें तो बास्केटबॉल में 5 और जिम्नास्टिक में 8 खिलाड़ियाँ होते हैं, तो इन सभी को ध्यान में रखेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था,
तो चलिए हिंदी से संबंधित क्वेश्चनों को देख लेते हैं। हिंदी में कौन कौन से क्वेश्चन आपको पूछे गए थे। हिंदी में देखा जाए तो आखर शब्द का जो है तत्सम रूप पूछा गया था। तो आखर का जो तत्सम रूप होता है वह अक्षर होता है, तो अक्षर इसका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि उड़ती चिड़िया का पंख गिनना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो उड़ती चिड़िया का गिनना पंख गिनना जो मुहावरे का जो अर्थ होता है, अनुभवी होना या किसी भी कार्य में अत्यंत निपुण होना या दक्ष होना, इसका अर्थ होता है। तो इस रूप में आप देख लीजिएगा कि आपके ऑप्शन में किस रूप में दिए गए थे। नेक्स्ट देखें तो सीधे मुंह बात ना करना मुहावरे का अर्थ पूछा गया था। तो इसका जो अर्थ होता है अभिमानी व्यक्ति या घमंडी बन कर जो है बात करना या अकड़ कर बात करना। तो इस रूप में जो भी आपके ऑप्शन में दिए गए होंगे वो आपका करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था ओजस का पर्यायवाची शब्द पूछा गया था। तो ओजस का जो पर्यायवाची जो शब्द होते हैं प्रतिभावान, तेजवान, चमक, ये सभी जो कि ओजस के पर्यायवाची शब्द होते हैं। तो इनमें से देख लीजिएगा आपके ऑप्शन में कौन से दिए गए थे। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि सेशन पसंद आया हो तो चलिए कि एक लाइक करके जरूर जाइएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ भी अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि इसका सभी बेनिफिट उठा सकें। और यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इसका PDF जो कि आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बने रखने धन्यवाद, थैंक यू।